दिल एक है तो कई बार क्यों लगाया जाए, बस एक इश्क ही काफी है अगर निभाया जाए। नमस्कार, हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अनामिका। हमारे स्वास्थ्य कार्यक्रम में हम हमेशा उन विषयों पर बात करते हैं, शरीर के उन अंगों के विषय में बात करते हैं जो हमारे शरीर का अभिन्न हिस्सा होते हैं। और अभी आज की डेट की जब हम बात करें तो जो पूरा का पूरा विश्व है वो एक ऐसी महामारी से तबाह था जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था कि बीमारी इतना बड़ा रूप ले लेगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कोरोना महामारी की। कोरोना महामारी की वजह से कई ऐसी बीमारियां जो हैं वो लोगों के सामने आई। लोग कई बीमारियों से ग्रसित हुए और जो लोग जिन बीमारियों से ऑलरेडी सफ़र कर रहे थे उससे ज़्यादा भी परेशान हुए। इन सब के साथ साथ आज हम बात करेंगे हृदय के बारे में। जी हाँ, हृदय से जुड़ी तमाम जानकारियां जो होंगी, क्योंकि हृदय हमारे शरीर का वो अंग होता है जहां से रक्त की पंपिंग होती है और पूरे शरीर में से भेजा जाता है, जिससे हमारा शरीर जो है वो एक्टिव भी रहता है। इस पर हम बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है नरेश त्रेहान जी। जी हाँ, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और आपको इनके बारे में बता दें कि नरेश त्रेहान जी भारत के हृदय और कार्डियोथोरैसिक सर्जन है और भारत सरकार के कई पुरस्कारों से इन्हें नवाजा भी है। चाहे पद्मश्री की बात कर ले, चाहे पद्म भूषण की बात कर ले, तमाम पुरस्कारों से भारत सरकार ने इन्हें नवाजा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि दिल्ली में इन्हें सर्वश्रेष्ठ कार्डियक सर्जन का अवार्ड भी मिला है और मेदांता के संस्थापक है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आज आपका। नमस्कार। पहला सवाल सर आपसे जानना चाहूंगी कि जो कोरोना के बारे में हम बातें कर रहे थे कि कोरोना महामारी से लोग पूरा का पूरा विश्व काफ़ी ज़्यादा परेशान था। ऐसे में जो लोग हृदय की बीमारियों से जो लोग ऑलरेडी जूझ रहे थे और जिनको हृदय की बीमारियां नहीं थी, क्या कुछ खास असर पड़ा उन लोगों के ऊपर? तो ये जैसे आपने बोला कि किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये जो कोरोना वायरस है कितना प्रभावित होगा हमारे ऊपर। विश्व को हिला तो दिया, बिल्कुल, और हिंदुस्तान को भी नहीं छोड़ा। शुरुआत में हम ये सोचते थे कि ये सिर्फ फेफड़ों को अफेक्ट करता है और लोग जो हैं वो फेफड़ों की इन्फेक्शन से मतलब तकलीफ़ में आ जाते हैं, कई ऊपर भी चले जाते हैं। पर फिर डिस्कवरी हुई कि ये हर बॉडी के हर अंग में पहुंचता है उसको, और हार्ट हृदय को भी ये अफेक्ट करता है। तो किडनी को भी करता है, लिवर को भी करता है, पैंक्रियास को भी करता है। पर हृदय का महत्व एक और ही है, क्योंकि जैसे वो इंजन है बॉडी का, और ये 24 घंटे चलेगा, मिनट में 80 बार गिरेगा और ये 1-2 सेकंड के लिए भी नहीं रुक सकता, क्योंकि फिर आंखें बंद हो जाएंगी। बिल्कुल। तो ये इसका महत्व है। तो जब इसके ऊपर भी वायरस का प्रभाव पड़ा और हमने ये चेक किया कि मेदांता जो हमारा बहुत बड़ा हार्ट सेंटर है उसमें हमने स्पेशल MRI करके देखा कि हार्ट मसल को भी इन्फ्लेमेशन हो रही है, जिससे जो हार्ट मसल है और इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो अनस्टेबल हो गया। तो खास करके उन लोगों को जिनको ऑलरेडी पहले हार्ट की प्रॉब्लम थी, उनका जो हार्ट अटैक का वाकया बहुत बढ़ गया। क्यों? कि ये थ्रोम्बोसिस करता था आर्टरीज की इन्फ्लेमेशन से। तो जिसको सडनली थ्रोम्बोसिस हुआ वो चला गया। दूसरा तरीका था कि जैसे ऑलरेडी मसल जो है उसको प्रभावित किया, उसको इन्फ्लेमेशन हुआ, और अगर जो उस शख्स ने एक्सरसाइज करी इंटेंस, तो इरेगुलर हार्ट बीट, जिसको हम वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं, वो पंपिंग की जगह ऐसे ऐसे खिलना शुरू हो जाता है, तो फिर आंखें बंद हो जाती हैं। तो सडन डेथ जो हमने सुनी और जो हमने पाई, ये इसी कारण से हुई जो पोस्ट कोविड स्टेट में थे। जी, बहुत ज़्यादा लोग पैनिक हो गए थे सर उस समय जब कोरोना महामारी आई थी। तो कभी कोई कुछ कहता था, कभी कोई कुछ कहता था। जो लोग अपने बचाव के लिए जो कुछ भी कर सकते थे वो करना शुरू कर दिए, खास करके। लेकिन ये बहुत बड़ी बात सामने आई कि जो एक्सरसाइज लोग इरेगुलर करना शुरू कर दिए, तो उससे कहीं ना कहीं विपरीत असर पड़ा हमारे हार्ट पर। तो आज के दिन हम ये चेतावनी देते हैं लोगों को कि अगर जो आपको कोरोना हुआ और आप इंटेंस मतलब ज़्यादा एक्सरसाइज के आदी हैं, तो हमें पहले उसका पूरा चेकअप कर लेना चाहिए, देखने के लिए कि किस लिमिट तक आप जा सकते हो, और आहिस्ते आहिस्ते उस लिमिट तक पहुँचें। जिन लोगों ने ये ऐसा चेकअप करा के आहिस्ते आहिस्ते अपना किया,
वो तो सेफ रहे। जिन्होंने सडनली सोचा हम यंग हैं और बहुत माइल्ड था और मैं बहुत इंटेंस बाइसिकलिंग करता हूँ या दौड़ लगाता हूँ, वो लोग तकलीफ में आ गए, जो हमने कितने लोगों को देखा कि वो सडन डेथ हो गई। तो इसीलिए ये तो एक चेतावनी हमने देनी है कि ये पूरा चेकअप होना चाहिए। दूसरा ये है कि उसके साथ साथ ये भी है कि जो लोग ऑलरेडी जिन जूझ रहे थे कोई बीमारी से, जैसे डायबिटीज़ है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ तो है ही है, या कैंसर के मरीज़ बन चुके हैं, इनको हम कहते थे कि प्री एग्जिस्टिंग कोमॉर्बिडिटी। और हमने ये देखा खास करके जो दूसरी लहर आई थी जिसमें डेल्टा ने तबाही मचाई हिंदुस्तान में, कि 4 लाख तक पहुंच गए थे डेली केस, और जो मृत्यु भी हुई बहुत ज़्यादा तादाद में हुई, 4 लाख लोग मर चुके हैं इससे हिंदुस्तान में। दुनिया में तो मिलियंस में पहुंच गए, 5 मिलियन से ज़्यादा ही हो गई डेथ्स। तो इसीलिए हमने ये जब देखा कि जो स्वस्थ थे, जो अपना जिनकी हेल्थ जो थी वो ठीक थी, न्यूट्रिशन ठीक थी, जो एक्टिव रहे घर में और जैसे योगा करते रहे या मस्कुलर एक्टिविटी, तो उनकी इम्यूनिटी बेटर थी। उनको अगर जो कोई हो भी गया कोविड, तो उनकी रिकवरी के चांस बहुत ज़्यादा थे, 99% थे। जी। जिन लोगों को ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम थी, जिन्होंने लापरवाही, अपनी डायबिटीज़ ठीक नहीं रखी या और अदर जैसे मैंने बोला बीमारियां पहले से थी, उनमें तो 4-5% तक मोर्टेलिटी हुई। तो इसीलिए ये पता लग गया सबको और ये वार्निंग मिल गई हमको कि सेहत को इंटैक्ट रखना, अपनी फिजिकल स्टेट को इंटैक्ट रखना, अपनी मेंटल स्टेट को इंटैक्ट रखना, ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए। क्योंकि आज तो थोड़ा सा कम है, पर उसके नंबर बढ़ने शुरू हो गए फिर से। वही सर, आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि क्या कोरोना की अगली लहर भी आने वाली है बहुत जल्द? तो आप देखेंगे कि क्या हो रहा है चाइना में, यूरोप में क्या हो रहा है, तो और ये नया वेरिएंट भी मिला है XE जिसको कहते हैं जी। अभी उसका पूरा पता नहीं है कि क्या रूप लेगा। यही इसका ये बहरूपिया है जी। क्योंकि ये बदलता रहता है। तो इसीलिए अब हमें फिर से ये सतर्क रहना है कि एक और वेव आ सकती है और ये हो सकता है कि वीकर हो, क्योंकि हमारे को ये हम एक मनी इच्छा है सब डॉक्टरों की, सारी पॉपुलेशन की, कि जैसे वो ओमिक्रॉन आया जी। पर उसका प्रभाव कुछ कम रहा, माइल्ड था जी। और अगर जो ये नया भी आए उसका और भी माइल्ड हो, क्योंकि वायरस की ऐसी हिस्ट्री होती है जी। पर ये पता नहीं है, क्योंकि जो इसने तबाही मचाई है शंघाई में या यूरोप में जो लोग इतने बीमार हो गए, उसका कोई पता नहीं कि हिंदुस्तान में ऐसा होगा कि नहीं। पर उसके दूसरी तरफ आप देखोगे कि हमने कई सबक सीखे और गवर्नमेंट ने और प्राइवेट सेक्टर ने तालमेल करके बहुत बढ़िया, दुनिया से सबसे बढ़िया रिजल्ट पाए इस महामारी को लड़ने में। हाँ। और हमारी जो एफर्ट थी वो जो गवर्नमेंट ने जो हिम्मत करके वैक्सीन बनवाई, ऑर्डर करी, और हमने सबने साथ दे के 150 करोड़ डोजेज लगाए, ये कोई देश नहीं कर सका। तो हमारी इम्यूनिटी भी है, हमें नॉलेज भी है कि देखो अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपने को डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन सबसे बचना है। तो इसलिए मेरी आज इसको सक्षम में मैं बताऊं आपको, स्वास्थ्य लेने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है जी। सबसे पहले फिज़िकल एक्टिविटी, मतलब एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में वो जो पुराने ज़माने में हुआ करती थी एक्सरसाइज, वो बंद हो गई, हर चीज़ ऑटोमेट हो गई। तो आपको यकीनन हफ्ते में 4-5 बार 30 मिनट ब्रिस्क वॉक या दौड़ या जो भी आप लगाते हैं वो नॉर्मल रखना चाहिए। दूसरा, अपना जो वेट है वो अपने जो बॉडी वेट हम रेकमेंड करते हैं, जिसको आइडियल बॉडी वेट कहते हैं, वो उसके चार्ट अवेलेबल होते हैं जिसमें एज और आपकी हाइट को मिला के आइडियल बॉडी वेट आता है। तो उसमें आप 10% ऊपर नीचे जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि हमने देखा है कि लोग लापरवाही से खाना खाते जाते हैं, मोटे होते जाते हैं, डायबिटीज़ भी हो जाती है, वो चला भी ठीक नहीं जाता, और उसमें डायबिटीज़ भी, हार्ट डिजीज़ भी होती है, कैंसर भी होता है। सो बहुत सारी बीमारियां ओबेसिटी से जुड़ी हुई हैं। तो अपने आप को
बिल्कुल फिट रखने की कोशिश करें कि वेट नहीं बढ़े और उतनी प्रोपोर्शन में खाना खाएं जिससे ये हो जाए कि भूख मिट गई है पर वेट नहीं बढ़ा है जी। जैसे ही भूख मिटे आप बंद कर दो। पर हमारी आदत क्या है, और ये भी एक डेंजर है कि हिंदुस्तानी खाना जो कितनी वैरायटी का इतना स्वादिष्ट होता है कि दिल करता है कि खाते ही जाओ। तो इसीलिए लोग मतलब जब तक पेट में हाथ नहीं मारते तब तक कहते हैं हाँ अब भर गया। जब तक ओवरडोज नहीं हो जाता तब तक लोग खाते जाते। तो वो मैं वार्निंग देना चाहता हूँ। और तीसरा मेंटल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस जो है आज के दिन हर जगह है। आप किसी भी पहलू पे हैं, चाहे आप काम कर रहे हैं, चाहे कॉलेज में हैं, इतनी स्ट्रेस हो गया है, पोल्यूशन, ये सब होते हुए बहुत हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। और जो हमारी प्रोटेक्शन हो सकती है वो एज ओल्ड प्राणायाम और योगा से। तो मैं खुद आज 33 साल से योगा रोज मतलब हफ्ते में 4-5 बार करता हूँ और प्राणायाम रोज करता हूँ। तो इसीलिए चाहे 10 मिनट के लिए आप प्राणायाम करें, वो क्या होता है कि 24 घंटे की जो स्ट्रेस है वो ब्रेक हो जाती है। क्योंकि मेरा काम ही है सारा दिन ऑपरेटिंग रूम में रहना, लाइफ डेथ का सारा हमारे सामने माहौल बना रहता है और बहुत सारी डिमांड्स हैं। तो उससे भी मतलब कोप करने के लिए मैं खुद बता सकता हूं कि प्राणायाम से ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ है ही नहीं। चलिए, तो बहुत बड़ी बात डॉक्टर साहब आपने बताई। और आपको भी बता दें कि प्राणायाम जो है वो हर बहुत सारी चीज़ों की बीमारियां जो होती हैं उसका निदान कर सकता है। इसलिए डॉक्टर साहब भी करते हैं और हो सके तो आप भी कीजिए अगर स्वस्थ रहना है तो। हृदय से जुड़ी बातें हम अगर करें डॉक्टर साहब, तो एक चीज़ जानना चाहेंगे कि कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा हृदय कमज़ोर है, या फिर किसी भी लोग को ये कैसे जान पाएंगे कि उनका हृदय जो है वो कमज़ोर है? क्या लक्षण हो सकते हैं इसके? तो देखो, ये मैं दूसरी महत्वपूर्ण बात शेयर करना चाहूँगा जी, कि आज के दिन हम कहते हैं अपने जीन्स को पहचानिए, मतलब अपनी फैमिली हिस्ट्री को पहचानिए जी। क्यों कि अगर जो आपकी फैमिली में आपके माता पिता को हार्ट की बीमारी हुई है तो उनके बच्चों को भी डबल चांस होगा बीमारी होने का। तो आपको ये वार्निंग मिल गई कि मेरी बॉडी में वो टेंडेंसी है कि मुझे भी हार्ट डिजीज़ के डबल चांस है जी। जो मेरा साथी है जिसकी फैमिली में कोई हिस्ट्री नहीं है उससे डबल होगा। उसी तरह से जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ है उस डायबिटीज़ को देखने के लिए आप जिनके बच्चों को भी डबल होगी। तो अगर जो ये कॉम्बिनेशन आप देखते जाएंगे तो आप हमें पता लग जाएगा कि मेरी लाइफ को क्या रिस्क है अनहेल्थी होने का। और उस हिसाब से हम क्या करते हैं कि जिन लोगों की फैमिली में कोई रिस्क फैक्टर्स हैं जो मैंने बताया, उनको 25 साल की उम्र तक अपना कंप्लीट चेकअप करा लेना चाहिए। और सब अच्छे हॉस्पिटल्स में अच्छे चेकअप्स हैं, जैसे मेदांता हमने शुरू किया था गुरुग्राम से, अब पटना में भी खुल गया मेदांता जयप्रदा कंकरबाग में, वहाँ भी बहुत ही, और पैकेज बहुत एक्सपेंसिव नहीं होते, 2,500-3 हज़ार में पूरा चेकअप हो जाता है जी। उससे हमें पता लग जाता है कि किसकी बॉडी में क्या रिस्क फैक्टर है और उस तरीके से हम गाइड कर सकते हैं। जिनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको 30 साल की उम्र तक करवा लेना चाहिए। तो जो 30 वो भी रिस्क फैक्टर पता लग जाएंगे तो हम आपकी लाइफ को गाइड कर सकते हैं, जिसको हम प्रिडिक्टिव मेडिसिन कहते हैं आज के दिन। तो जैसे हमने मेदांता ग्रुप में ये शुरू किया है कि ट्रीटमेंट तो सभी करने का, दिमाग पर क्यों बीमारी बढ़ने क्यों दें, उसको पहले ही क्यों ना अवॉइड किया जाए। तो हमारी सारी एफर्ट यही है। और इसीलिए एक्चुअली मैं आया भी था इसलिए कि यहाँ पे हमारे अब मेदांता फुल ब्लास्ट खुल गया है, सारी स्पेशलिटीज़ आ गई हैं, बड़े सीनियर डॉक्टर्स आ गए हैं। तो ये खुशी है कि आज के दिन 300 बेड ऑपरेशनल हैं और इमरजेंसी डायलिसिस ये सब सर्विसेज हैं, चाहे न्यूरो सर्जरी की हो, चाहे हार्ट की हो, चाहे ट्रांसप्लांट्स की हो, ये सब अब उपलब्ध हो गई हैं यहाँ पे। तो इसीलिए मैं आया था देखने के सब ठीक चल रहा है। तो बड़ी मुझे संतुष्टि हुई कि जो मेरा ख्वाब था कि बिहार को भी एक दिन ये स्टैंडर्ड पहुंचाना है तो वो पहुंच गया है। बिहार बहुत बड़ी स्टेट है और तादाद भी कोई कहते हैं 12 से 15 करोड़ है। तो इनको सर्विसेज और जगह पहुंचाने के लिए वो हब एंड स्पोक मॉडल में जो हम बनाएंगे, वो 5 लोकेशंस की आइडेंटिफिकेशन कर रहा हूं मैं
कि इसको आगे फैलाया जाए। जैसे ही इसकी ये अपना उठ जाएगा, अब शुरू हुआ है और लोग आने शुरू हो गए, तो जैसे इसका ये इस्टेब्लिश हो जाएगा तो हमारा नेक्स्ट प्रयास होगा कि ये और जगह में ये इसके सेंटर बनाए जाएं। तो इसीलिए ये आज के दिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जितनी ये इस पे मत आप स्ट्रेस दें कि कितना बैंक बैलेंस है, आप स्ट्रेस दें कि कितना स्वस्थ हूँ मैं, कितना स्वस्थ है, क्योंकि स्वस्थ रहे तो सब कुछ ठीक हो जाता है। बिल्कुल। पर चाहे जितने भी करोड़ संभाल लें और स्वस्थ नहीं रहे तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अच्छा पहले लोगों को नहीं पता था ये बात, बट जो सेकंड वेव आई महामारी की, उसमें ये स्पष्ट हो गया कि इतने लोग जिनके हजारों करोड़ों रुपए की संपत्ति थी वो भी नहीं बच सके पैसे की वजह से। बिल्कुल सर, ये बहुत सारी तमाम जानकारी आप दे रहे, लेकिन एक सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे किसी को अगर सीने में दर्द हुआ तो हम पहले तो कैसे ये जान पाएंगे कि ये हार्ट से जुड़ा दर्द है या फिर ये गैस से जुड़ा दर्द है, और हम उसमें क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, क्या फर्स्ट एड कर सकते हैं? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि इसकी गलतफहमी में बहुत हावी हो सकता है कि लाइफ चली जा सकती है जी। तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जिसको हम मतलब कैरेक्टरिस्टिक एंजाइना कहते हैं, टिपिकल एंजाइना कहते हैं, उसमें क्या होता है कि आपको सबसे कॉमन फिजिकल एक्टिविटी करने में, जैसे आप सैर करने जाते हैं, रोज आपने 3 किलोमीटर चले, 4 किलोमीटर चले, पर सडनली ऐसा लगने लगा कि 500 मीटर चल के, 1 किलोमीटर चल के मुझे थोड़ी सी हैवीनेस हो रही है, और मैं अगर जो रुक गए और वो हैवीनेस चली गई तो ये सस्पिशन हो गया कि ये एंजाइना ऑन एक्सर्शन है। दूसरा ये पता होना चाहिए कि ये आपको बैठे हैं, आपको चेस्ट पेन हुई जो लेफ्ट आर्म में गई या जॉ में गई, और अगर जो आपको ये शक लगता है कि मे बी एसिडिटी है, क्योंकि सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होता है वो एसिडिटी, क्योंकि हमारी मसाले वाली डाइट है और हार्ट अटैक्स भी खाने के बाद होते हैं, रात को लेट नाइट होते हैं, मिडल ऑफ द नाइट में होते हैं। हाँ। तो एक कोई समझता है कि ये एसिडिटी, अगर जो आप एसिडिटी के लिए जो भी लेते हो, जो एंटासिड लेते हो, उसके साथ 10-15 मिनट में वो सेटल नहीं होता, तो इसका मतलब है कि बहुत हाई रिस्क है कि ये हार्ट से पेन आ रही है। और ये यही नहीं कि सिर्फ एक्सरसाइज पे आएगी, वो रेस्ट पे भी आ सकती है, और खास करके जो डायबिटिक्स हैं, क्योंकि डायबिटीज में क्या होता है कि हार्ट की जो नर्व्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, तो वो वार्निंग नहीं देती, उनको चेस्ट पेन नहीं होता, सीधा ही हार्ट अटैक होता है। तो इसीलिए हम प्रिवेंटिव चेकअप भी करते हैं, और क्योंकि अगर जो आप प्रिवेंटिव चेकअप करते रहें तो उसकी वार्निंग पहले ही मिल जाती है। पर अगर जो किसी तरह मिस हो गया या ये उसके 2 के बीच में ये प्रॉब्लम हुआ, तो इमीडिएटली इमरजेंसी रूम जाइए और डॉक्टर के पास जाइए, अपना कार्डियोग्राम करा लो। आजकल तो सिंपल ब्लड टेस्ट भी है, ट्रोपोनिन, जिससे इमीडिएटली पता लग जाएगा कि हार्ट को डैमेज हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर जो आप चूक गए तो लाइफ जा सकती है। बिल्कुल। अगर इसी कंफ्यूजन में कितने लोग ऊपर चले गए, इसी बात को सोचते सोचते कि ये तो मुझे एसिडिटी है। और ख़ास करके मैंने देखा है कि आदमी जो हेड ऑफ द फैमिली है वो चाहते हैं घबरा ना जाए फैमिली, क्योंकि मेरे को कुछ हो गया तो उनको क्या होगा। उनको अपनी ये है कि मेरे को हो गया तो उनको क्या होगा, और मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। वो रात को हुआ और सुबह तक वेट किया तो पता लगा कि बहुत बड़ा हार्ट अटैक हो गया। तो इसीलिए इसको आज के दिन समझना है, खास करके जिन लोगों को डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, फैमिली हिस्ट्री है, इन लोगों को तो और भी सतर्क रहना है। पर जिनको कुछ भी नहीं है जी, फिर भी अगर जो ये बार बार ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो फिर वेट मत करिए, अपना चेकअप इमीडिएटली करवा लीजिए। क्योंकि अगर जो आपको तकलीफ हुई, रात को उठ के जाना पड़ा और 500-1000 रुपया खर्चना पड़ा, वो बेस्ट अपने ऊपर खर्चना वो अच्छा है। चाहे जूते सस्ते पहन लो, पर अपनी लाइफ को बचाओ, स्वास्थ्य पे ज्यादा ध्यान दो। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि लोगों को गैस होता है, एसिडिटी होती है, फिर उसके बाद वॉमिटिंग होती है, और ये प्रक्रिया कई बार होती है, तो इसको क्या साधारण तरीके से सिर्फ गैस्ट्रिक समझना चाहिए, या फिर बार बार गैस होकर के वॉमिटिंग होती है तो इसका भी कहीं असर हमारे हार्ट पर होता है? ये है कि जिसको हार्ट डिजीज है ऑलरेडी, और ये आहिस्ते आहिस्ते होती है,
जैसे एक ब्लॉकेज बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, जब तक वो इतना ब्लड कम हो जाए कि पेन होने लगती है या सांस फूलने लगता है। ये दो मेन सिम्टम जो हैं, चेस्ट पेन और सांस फूलना। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि ये दो हैं। और उसके साथ साथ अगर जो आपको जैसे वॉमिटिंग हो रही है, तो राइट कॉर्नरी आर्टरी के जो हार्ट अटैक्स होते हैं, जिसको हम राइट हार्ट अटैक कहते हैं, वो नॉर्मली क्योंकि नीचे होता है, वो इरिटेट करता है स्टमक को और वो उसकी वजह से भी वॉमिटिंग हो सकती है। पर जो मैं बता रहा हूँ वो सुन के अगर जो कोई है, शक हो, तो ऑल यू हैव टू डू इज़ कि एक हॉस्पिटल या नर्सिंग होम या डॉक्टर जो ईसीजी कर सकता है ठीक तरह से और ट्रोपोनिन टेस्ट कर सकता है, वहाँ जाके अपने आप को, क्योंकि उससे अगर जो नहीं है तो शांति हो जाएगी, अगर जो है और शक है तो उसका एंजियोग्राफी करके देख सकते हैं कैसे ट्रीट करना है। क्योंकि ये इसको हम कहते हैं जो वार्निंग मिलती है ना, एक तो उस पर आपको ध्यान देना है, और दूसरा अगर जो ये स्पष्ट हुआ तो हम गोल्डन आवर कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा डैमेज हार्ट का होता है हार्ट अटैक से, वो पहले 60 मिनट में होता है। तो अगर जो आप ठीक टाइम पहुंच गए और हमने एंजियोग्राफी करके उसको जो ब्लॉक हार्ट अटैक को रिवर्स कर दिया, तो 90% हार्ट मसल बच जाएगा। तो इसमें हम कहते हैं कि जो डिविडेंड है अपने को संभालने का, वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि एक बार हार्ट डैमेज हो जाए, वो जैसे मैंने बोला इंजन है, अगर जो उसके 2 सिलेंडर, एक इंजन के 2 सिलेंडर बंद हो गए तो आप अपाहिज रहेंगे सारी ज़िंदगी, पूरा ज़िंदगी नहीं, और उसके बाद और हार्ट अटैक हो गया तो ऊपर भी जा सकते हैं। इसीलिए आज के दिन में जब हार्ट अटैक इतने हो रहे हैं, ये तो बिल्कुल कंफर्म हो गया कि इंडिया में 2 बातें हैं हार्ट अटैक की। एक तो हमारे को 3 से 4 गुना ज़्यादा हार्ट अटैक होते हैं अमेरिका या वेस्टर्न यूरोप से, इतने ज़्यादा होते हैं। दूसरा, हमारे एज जो है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में जहाँ से जो हार्ट अटैक होते हैं, जैसे यूरोप या अमेरिका में, वो मेनली 50 के बाद होते हैं, 60 के बाद। इंडिया में वो 40 साल के बाद होने शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब 10 साल पहले ही हो रही है हमें डिजीज़। तो एक तो जेनेटिक है, एक हमारी डाइट है, हमारी लैक ऑफ एक्सरसाइज है, डायबिटीज़ है, और सब मिला के जो हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं, वो उन्हें ऐसे पहलू पे बचाया है कि हमारी लाइफ को प्रोटेक्शन और भी चाहिए जी, और जितना जल्दी हम कर लेंगे उतना अच्छा है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो एंजियोप्लास्टी लोग कराते हैं, तो क्या एंजियोप्लास्टी दोबारा भी कराई जा सकती है? हाँ बिल्कुल। सो आपको मैं पूरी बात बता दूं कि एक किसी को हृदय रोग हो गया जी, ये पता लग गया कि उनकी हार्ट की नलियों में रुकावट है, तो पहली अगर जो हम जल्दी डिटेक्ट करेंगे तो वो ब्लॉकेजेस क्रिटिकल नहीं है, तो हमारा पहला प्रयास होगा कि उसको रिवर्स किया जाए कि आगे ना बढ़े। तो हमारे पास वो साधन है। दूसरा, वो इस स्टेज पे पहुंच गया कि क्रिटिकल ब्लॉकेज हो गई 1-2 आर्टरीज में, तो वो स्टेंट से ठीक हो सकती हैं, तो स्टेंट से करना चाहिए। क्योंकि स्टेंट अगर जो, और उसमें 10-15% चांस है कि स्टेंट बंद होगा, तो फिर उसको उसके बाद उसको ठीक भी किया जा सकता है, नहीं तो बाईपास उस टाइम भी हो सकता है। बट अगर जो सारी आर्टरीज में क्रिटिकल मल्टीपल ब्लॉकेज आ गए तो उसका इलाज बाईपास होता है। जो भी तरफ आप देखेंगे, अगर जो हम ठीक टाइम पे करेंगे तो 99% चांस है कि वो पेशेंट सारी ज़िंदगी ठीक रहेगा और लंबी उम्र जिएगा। अगर जो आपने मिस कर दिया और मेजर हार्ट अटैक हुआ तो फिर वो 50-60% रिस्क बना रहता है लाइफ को। तो इसीलिए ये मैं बार बार यही स्ट्रेस कर रहा हूँ कि एक तो अपने आप का ध्यान रखें और अपना प्रिवेंटिव चेकअप करें, पर अगर जो सिम्टम्स होते हैं तो डिले मत करें। जी, ठीक है डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से आप बिहार आए, बिहार के युवाओं को इतना अच्छा कहा कि यहाँ पर बहुत अच्छे लोग हैं, आपको अच्छा लगा यहाँ करके, तो बिहार के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे कि अपने हृदय का खास ख्याल कैसे रखें, उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे डॉक्टर साहब? तो सबसे बड़ी बात यह है कि अपने को पहले समझ लें कि फैमिली हिस्ट्री है कि नहीं डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ की और हाई ब्लड प्रेशर की। अगर जो नहीं है तो 30 साल की उम्र से पहले एक कंप्लीट चेकअप हो जाए कि आपका बायोकेमिकल मेकअप क्या है, आपका कोलेस्ट्रॉल क्या है, और सब जो हम पैरामीटर्स देखते हैं क्या है। दूसरा, फिजिकल चेकअप हो जाएगा कि कहाँ वीकनेस है, मसल्स वीक हैं, बोन्स ठीक हैं कि नहीं, पॉस्चर ठीक है, तो वेट ठीक है कि नहीं, वो सब हम करेक्ट कर सकते हैं। तीसरा ये है कि
उनको अपनी रोज़ फिजिकल एक्टिविटी जैसे मैंने बोला वो करें और अपनी डाइट का ध्यान रखें, तली हुई चीज़ें कम खाएं। अगर जो वेलनेस पे हम स्ट्रेस देंगे और तो हमारे को भी डिजीज कम होगी, और जो अनफॉर्चुनेटली सिक होंगे उनका हम इलाज भी कर सकते हैं। तो ये मेरा मैसेज है बिहार को कि मैं बिहार से नहीं हूँ पर दिल बिहारी है क्योंकि बहुत सारे लोगों, बहुत सारे पेशेंट से इंटरेक्शन हुआ। मैं वापस आया 33 साल पहले एस्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट बनाया, फिर मेदांता बनाया और अब 6 मेदांता बन गए। तो ये है कि जो जहाँ मैं कांटेक्ट में आया हूँ बिहारी पेशेंट्स और फैमिलीज़ के साथ, मेरी रिस्पेक्ट उनके लिए बहुत ज़्यादा है कि वो अच्छे लोग हैं। और जो पुरानी वो जो रेपुटेशन थी वो बिल्कुल सही नहीं है। आज के दिन में लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक है और लोग भी ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है। जी डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े, हमें इतनी सारी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डीडी बिहार पर हम स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी तमाम जानकारियाँ लेकर के, तमाम प्रोग्राम लेकर के आप तक पहुँचते हैं और हमेशा ही इस तरह के प्रोग्राम लेकर के आप तक आते रहेंगे, इसलिए आप देखते रहिए डीडी बिहार। फिलहाल हमारे स्वास्थ्य कार्यक्रम में इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।